Should I start? थैंक यू कार्तिकेय, थैंक यू एवरीवन। आज का जो टॉपिक है मैं शुरू करता हूँ कुछ लाइनों के साथ कि ना आते हम इसमें तकरार क्या थी, मगर वादा करते हुए आर क्या थी। तुम्हारे पयामी ने सब राज खोला, खता इसमें बंदे की सरकार क्या थी। ये गजल लिखी थी अलामा इकबाल ने, और आज हम लोग बात करेंगे उनकी ही फिलोसॉफी के बारे में। हाँ, अलामा इकबाल एक शायर की बात नहीं कर रहे, अलामा इकबाल एक दार्शनिक की बात कर रहे हैं। एक ही इंसान है, दो रूप। तो आज हम बात करेंगे अल्लामा इकबाल की फिलोसफी एक्चुअली क्या है। इकबाल पहले भारतीय थे, आज भी उन्हें भारतीय कहा जा सकता है, पर ऑब्वियसली पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान के नेशनल पोएट भी कहे गए। इकबाल को पोएट ऑफ द ईस्ट का भी दर्जा दिया गया। पर आज हम बात करेंगे उनकी फिलोसफी की, क्योंकि हमने फिलोसफी की एक सीरीज काफी टाइप से चला रखी है। तो वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी ब्रीफ टॉपिक, द फिलोसफी ऑफ अलामा इकबाल। अलामा इकबाल की फिलोसफी मेनली चार चीजों पे फोकस है। पहला है सेल्फ या फिर ओन, जिसको हम कहते हैं स्वयं। दूसरा है स्पिरिचुअलिटी, तीसरा है एक्शन, और चौथा है सोशल रिफॉर्म्स। इन चार चीजों पे फोकस करती है अलामा इकबाल की फिलोसफी। और वहां वो बताते हैं कि इन चारों चीजों को किस तरह से हमें कनेक्ट करके रखना है, किस तरह से काम करता है ये चारों चीजें, और इन तक पहुंचने का या इनसे स्पिरिचुअली या फिलोसफिकली परफेक्ट बनने का रास्ता क्या है। तो सबसे पहला जो इन्होंने डेफिनेशन दिया, वो इन्होंने दिया खुदी का। सेंट्रल आइडिया ऑफ इकबाल्स फिलोसफी इज खुदी। खुदी क्या है? खुदी का मतलब होता है सेल्फहुड या सेल्फ अवेयरनेस। ये खुदी जो है वो शब्द से आया है खुद। हम लोग कहते हैं ना, हमने खुद ये काम किया। खुद मीन्स सेल्फ, स्वयं। वहीं से ये शब्द आया है खुदी, विच इज सेल्फहुड और सेल्फ अवेयरनेस। ये खुद ही बताती है, इसमें इकबाल कहते हैं कि एवरी पर्सन हैज अ हिडन पोटेंशियल, और वो ही पोटेंशियल जो है वो खुद ही कहलाता है। और जो स्टेप्स होते हैं अपने खुद ही को पहचानने के, तो इकबाल की फिलोसफी में, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी, चूंकि इकबाल की भी भाषा उर्दू रही है तो हम ट्रांसलेटेड चीजें यूज करेंगे, और बहुत सारे लोग जो बेसिकली उर्दू में बात करते हैं, उर्दू में लिखते हैं, वहां स्टेप्स को मनाजिल कहते हैं। तो खुदी को पहचानने के जो चार मनाजिल, चार स्टेप्स हैं, वो है फेथ, डिसिप्लिन, करेज एंड हार्ड वर्क। तो इकबाल कहते हैं कि चार चीजों पे हमें फोकस करना है: सेल्फ, स्पिरिचुअलिटी, एक्शन, सोशल रिफॉर्म्स। इन चारों चीजों के लिए किसकी जरूरत होगी? इन चारों चीजों के लिए जरूरत होगी सेल्फ अवेयरनेस की या सेल्फ हुड की, जो कि हमारे अंदर ही है। एवरी पर्सन हैज अ हिडन पोटेंशियल, एंड इसी हिडन पोटेंशियल को क्या कहते हैं? खुद ही कहते हैं। और खुद ही को पाने का या जानने का चार स्टेप होता है: फेथ, डिसिप्लिन, करेज एंड हार्ड वर्क। और इसी पे फिर आगे चल के एक बड़ा पॉपुलर उनका शेर हुआ, जो आज भी लोग बोलते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। तो इसी खुदी की बात। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको बुलंद करना है। तो अपने हिडन पोटेंशियल को बुलंद करिए, फेथ रखिए, डिसिप्लिन रखिए, करेज रखिए और हार्ड वर्क करिए। यहाँ से बात शुरू होती है किसकी? अलामा इकबाल की फिलोसफी। अलामा इकबाल एज अ फिलोसोफर, इन्होंने एक बात ऐसी बोली जो कि बहुत कॉमन है, मतलब सब कहते हैं लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। इन्होंने कहा कंटिन्यूअस स्ट्रगल इज नेसेसरी। आपको कंटिन्यूअस जो स्ट्रगल है वो करना पड़ेगा, वो नेसेसरी है आपके। अगर कोई इंसान स्ट्रगल नहीं करता है तो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इवन हार्डवर्क के बाद भी सक्सेसफुल होने के। स्ट्रगल्स आर द reason that makes you wiser, that makes you think better, that struggles make you people's favorite। ये भी एक बहुत उन्होंने अच्छी बात कही। और अलामा इकबाल के इसी फिलोसफी को अब इससे ही उठा के बोला, या खुद से बोला, एक जर्नलिस्ट है कमलेश,
उन्होंने कहा कि एक एग्जाम्पल है, जितना स्ट्रगल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी चाह के भी उतना स्ट्रगल नहीं देख पाएंगे, क्योंकि फॉर सम रीजन ही इज प्रिविलेज्ड। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ना इसमें प्रधानमंत्री की कोई गलती है, लेकिन उस स्ट्रगल ने कहीं ना कहीं ये रोल प्ले किया है कि मुख्यमंत्री फिर सांसद और प्रधानमंत्री वाला जो सफर है वो उनके लिए मुनासिब हो गया और एक के लिए बहुत मुश्किल हो गया। दूसरी बात, इकबाल ने कहा कि फेलियर और डिस्करेजमेंट ये दोनों अलग अलग चीजें। फेलियर शुड नॉट मेक यू डिस्करेज्ड, क्योंकि अगर आप फेल नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि पास करना कितना जरूरी है। अगर आपको सिर्फ जीत की आदत है तो एक समय के बाद जीत आपको बहुत सामान्य लगने लगेगी, तो फिर आप हार बर्दाश्त करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको हारने की आदत है, आप हार को समझ गए हो, आप इस बात को सीख चुके हो कि हम हारते हारते ही जीतेंगे, तो फिर आप आपकी पटरी से उतरी ही नहीं गाड़ी, आप आगे बढ़ते रह जाओ। सही कहा किसी ने कमेंट में, हालांकि हम लोग पॉलिटिकल नहीं रखेंगे। और इन्होंने एक बात और कही थी इसी के बारे में कि फेलियर्स जो है, जो कि हम लोग आम तौर पे आजकल यूज करते हैं ना कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है, बहुत नॉर्मली हम लोग एक कोट को यूज करते हैं। इकबाल ने कहा कि फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर पाथ। ये नहीं कहा सफलता की, लेकिन कहीं ना कहीं इशारा वही कर रहे थे कि जो रास्ता जा रहा है, तो किस रास्ते की बात होगी, सफलता के ही रास्ते की बात है, क्योंकि आखिरी मंजिल तो या तो मौत है या सफलता है। तो उस रास्ते का पहला कदम फेलियर है, यानी असफलता है। तो दो चीजें लाइफ में इन्होंने दो व्यूज दिए लाइफ के ऊपर। एक, फेलियर डिस्करेजमेंट नहीं होती है, फेलियर जो है वो आपको डिस्करेज नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज, कंटिन्यूअस स्ट्रगल बहुत जरूरी है आपके लाइफ में। तीसरी चीज इन्होंने बताई कि आपकी जिंदगी में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कैरेक्टर। यू हैव टू बिल्ड योर कैरेक्टर, एंड कैरेक्टर कैन नॉट बी बिल्ड by doing smart work और स्पिरिचुअल वर्क। इन्होंने बताया एक ही तरीका है कैरेक्टर को बिल्ड करने का, देयर इज ओनली वन वे टू बिल्ड कैरेक्टर एंड इट इज हार्ड वर्क। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर जा रहे हो, समाज से कट रहे हो, तो आप उस कैरेक्टर को बिल्ड नहीं कर पाओगे कहीं ना कहीं, जिसको करने के लिए आप तैयार होना चाह रहे हो या करने के लिए आप होपफुल हो। अगर आपको अपने भीतर का वो बेस्ट निकालना है, खुद ही को प्राप्त करना है, अगर हम इकबाल की भाषा में कहें, तो हमें मेहनत की ओर जाना पड़ेगा, हमें हार्डवर्क करना पड़ेगा। और वो फेमस कोट यहीं से आया कि देयर इज नो सब्सटीट्यूशन ऑफ हार्डवर्क। हम लोग बहुत एग्जाम्पल, कई बार इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं आम भाषा में कि सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली लगभग एक जैसे खिलाड़ी थे, लेकिन प्रैक्टिस मेड सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर। इसी तरह से बतेरे एग्जाम्पल हमें मिलेंगे। इन्होंने यही कहा, इसके बाद ये कहा कि ओनली एक्शंस कैन लीड यू टू सक्सेस। बैठे बैठे तो किसी को मंजिल नहीं मिलती है। और इन्होंने बताया फिर से वही बात कि प्रोग्रेस इज ओनली पॉसिबल थ्रू स्ट्रगल्स। अगर स्ट्रगल नहीं, अगर सब अच्छा अच्छा ही चल रहा है तो प्रोग्रेस क्या, हमने एक टाइम के बाद प्रोग्रेस की आदत पड़ जाएगी, हमें कुछ प्रोग्रेस जैसा लगेगा ही। अगर हमने स्ट्रगल देखा है, अगर हमने देखा कि यार केमिस्ट्री का चैप्टर 12 बड़ा हार्ड है, बड़ा डिफिकल्ट है, हो ही नहीं रहा है, करते करते बनाते बनाते हम सीख गए कि अच्छा इसको बेंजीन बोलते हैं, तो फिर ऑर्गेनिक में अच्छे नंबर आए, तो मजा आएगा ना। अगर पता ही है हाइड्रोकार्बन बायोमोलिक्यूल्स क्या ये सब करना है तो हो गया, तो ऐसे ही निकाल देंगे 11वीं 12वीं, और फिर उसके बाद कहीं पेपर लीक में फंस जाएंगे और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो हालांकि पेपर लीक पे अभी हम बात करेंगे इसके बाद कि ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये उन्होंने कहा कि प्रोग्रेस इज ओनली पॉसिबल थ्रू स्ट्रगल्स। ये बेसिक उनका जो लाइफ पे व्यू था, एक उनका खुद पे व्यू था जिसको खुद ही कहते हैं, जिसके चार मनाजिल हैं, फेथ, डिसिप्लिन, करेज एंड हार्डवर्क। एक उनका लाइफ पे व्यू था जिसमें उन्होंने बताया कि कंटिन्यूअस स्ट्रगल बहुत जरूरी है, प्रोग्रेस तभी पॉसिबल है जब आपके पास स्ट्रगल हो।
फेलियर डिस्करेजमेंट का पार्ट नहीं है, डिस्करेजमेंट का कारण नहीं है, और हार्डवर्क जो है वो ही आपका कैरेक्टर बना सकता है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन टू हार्डवर्क, ओनली एक्शन कैन लीड यू टू सक्सेस। फिर इन्होंने बताया कि दो एनिमी है ह्यूमंस को। अलामा इकबाल क्लियरली कहते हैं कि दो दुश्मन है आपके, कांग्रेस और मुस्लिम लीग नहीं। इन्होंने बताया दो दुश्मन है, होपलेसनेस और लेजीनेस। अब यहाँ हम जितने लोग बैठे हैं हम सबको कुछ ना कुछ करना रहेगा। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मुझे ये सेशन लेना, अभी बोलना था, अगर मैं आलस में पड़ा रहता, आलस में ही था मैं इस सेशन को शुरू होने से पहले, इसलिए मैंने बोला कि मैं 11 बजे आऊंगा। अगर मैं आलसी बन के पड़ा रहता और लेटा ही रहता, 11 का सवा 11 होता, फिर सोचता कि थोड़ा स्कोर देख लूं, शुभमन गिल बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, वो खत्म कर लेते हैं फिर चलूं, अगर ऐसा मैं सोचता तो, और मुझे एक्सप्रेशन से लग रहा आउट भी हो गए अगर ऐसा वो मैं सोचता तो सेशन ये डिले होता, और मैं जो तैयारी करके बैठा था जो मुझे बोलना है, कहीं ना कहीं वो भी फेड आउट होते रहता। ये छोटा एग्जाम्पल है। इसी तरह हम लोग कॉलेज में रहते हैं, स्कूल्स में रहते हैं, पढ़ते हैं, अगर हम आलस में ही आ गया, कल करेंगे वो चैप्टर, परसों करेंगे वो चैप्टर, ये वो स्किप करते जाएंगे तो बाद में पाइल अप होता है। और ये हम सब ने, अगर कोई टॉपर नहीं है हमारे बीच, तो हम सब ने कहीं ना कहीं झेला होगा ये चीज कि कैसे पाइलअप होती है चीजें, और कैसे फिर उसके बाद एग्जाम से एक रात पहले हम लोग एकदम घिस घिस के मेहनत करते कि यार ये भी छूट रहा है वो भी छूट रहा है, फिर देर वाले यार 1:30 बज गए रात के, सुबह उठना भी है, काम करता हूँ सो ही जाता हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा फिर। तो वो चीज ये तो इन्होंने बताया। स्कूल में तो बड़ा मजा आता है ये करने में, एक कहीं ना कहीं लगता है कि यार रात में पढ़ के जंग जीत ली, लेकिन फर्दर लाइफ में ये बहुत ही लेजीनेस जो है हम पर हावी हो जाती है, और कहीं ना कहीं ये आलस जो है हमें कंफर्ट की ओर बहुत ज्यादा धकेल देती है। हम लोग कंफर्ट से आगे ही नहीं बढ़ना चाहते। और एक ग्रीक फिलोसोफर ने कहा भी है कि कंफर्ट इज द वर्स्ट एडिक्शन। तो कहीं ना कहीं रास्ता खुल जाता है उसी एडिक्शन का, और नशा तो फिर नशा है, वो कैसा भी हो। इसीलिए संस्कृत में भी कहते हैं ना कि आलस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। मतलब जिनके पास आलस्य है उनको जल्दी विद्या प्राप्त नहीं होती, और विद्या नहीं है तो जल्दी धन प्राप्त नहीं होता है। और फिर बहुत तगड़ी लाइन की, धन नहीं है तो मित्र नहीं मिलते, और मित्र जिनके पास नहीं होते हैं वो जल्दी सुखी नहीं रह पाते हैं। ये संस्कृत में भी है, हालांकि मैं इसको पूरी तरह से नहीं मानता हूं, पर स्टिल, क्योंकि आप सब बिना पैसे के ही मिल गए मुझे। और अ, दूसरा जो इन्होंने बताया, होपलेसनेस। अगर हम लोग पहले ही सोच ले यार मेरे से नहीं हो पाएगा, तो कई हद तक तो वो सेल्फ अवेयरनेस लगता है, हाँ मैं समझ गया कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं हर चीज को लेके यही सोच रहा हूँ कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, मैंने खुद को पहले ही निकम्मा मान लिया, फिर तो स्कोप ही खत्म कर दिया ना मैंने। सही बात है। इफ आई डिसाइडेड कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई एम वर्थलेस, तो अगर मैं ट्राई करूं और ना कर पाऊं तो मेरे पास दो चांसेस होंगे, या तो मैं कर लूंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मेरे से कुछ होगा ही नहीं, फिर स्कोप ही खत्म, फिर तो वही बैठ के खाना खाएंगे सो जाएंगे, वही वाली रूटीन हो जाएगी। तो ये दो दुश्मन उन्होंने बताए, एक लेजीनेस और एक होपलेसनेस। आई होप समझ में आ गया होगा कि दोनों को दुश्मन उन्होंने क्यों बताया। इसके बाद इकबाल की जो फिलोसफी की सबसे इंपॉर्टेंट या वाइटल पार्ट रहा है, वो रहा है हिज व्यूज ऑन रिलीजन। इन लेटर पीरियड ऑफ हिज लाइफ उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लिया था, प्रो पाकिस्तान भी हुए, और बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के फिलोसफर के तौर पे उभरे, और पॉलिटिकल फिलोसफर के तौर पे उभरे। लेकिन रिलीजन को लेके उनका जो स्टेटमेंट था, रिलीजन इज द परफेक्ट वे ऑफ लाइफ इन ट्रू सेंस। अब उन्होंने ये बताया, और उसके बाद वो बता रहे हैं कि रिलीजन का रूल क्या होना चाहिए, कैसे परफेक्ट वे ऑफ लाइफ होना चाहिए ट्रू वे में। तो फिर से अब इकबाल की फिलोसफी में आपको चार 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 का बहुत दिखेगा, चार चीजों पे शुरू हुई, फिर मनाजिल चार, फिर यहां भी उन्होंने चार रूल्स बताए। तो रिलीजन शुड टीच इक्वालिटी, जस्टिस, ब्रदरहुड एंड मोरालिटी।
No religion is actually a religion if it is failing to teach all these four. इकबाल ये बात बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रिलीजन में इक्वालिटी होनी चाहिए। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि जब मस्जिद में जाते हैं तो एक करोड़पति की लाइन और एक फकीर की लाइन सेम होती है, और यही चीज समाज में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मस्जिद से निकलते ही फिर उसके बाद हट गरीब बाहर दूर, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग सराहना करते हैं कि मंदिर में हम जाते हैं भगवान के सामने, आप नोटिस करना 99% लोग पाखंड में जीते हैं। मंदिर में गए, हम लोगों को ऐसा फील हुआ कि यार भगवान के सामने कुछ गलत नहीं करना है, बहुत शांत बैठे हुए। किसी के 10 रुपए का नोट गिर रहा है, भाई साहब आपका नोट गिर गया, एकदम मन शांत है, टीका विका लगा के बाहर निकले। बाहर निकले, अब फिर 10 का नोट गिरा, उठाया रख लिया, फिर आगे बढ़ गए, वही देख लिया कि नोट फटा हुआ है, भिखारी को दे दिया। इतनी जबरदस्त पाखंड है, मतलब क्षण क्षण में छल है। और ये चीज अगर आपके अंदर है तो अकॉर्डिंग टू इकबाल, और अकॉर्डिंग टू इकबाल क्या है तो होना ही चाहिए, आप रिलीजियस इंसान नहीं हो, आप सही इंसान ही नहीं हो। लेकिन हम सबके लाइफ में पाखंड है, ये हमने नोटिस किया। दूसरी चीज उन्होंने सिखाई जस्टिस। दंड का प्रावधान होता है, हर रिलीजन में अपने अपने तरह से है कि अगर आप बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा, आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। कर्म नष्ट नहीं होता है, इसको सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत भी कहते हैं हमारे हिंदू धर्म में। ब्रदरहुड सिखाता है, इन्होंने लाइन भी दी, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा इकबाल की ही लिखी हुई नज्म है, और उसमें इन्होंने एक लाइन भी लिखी थी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में आपस बैर में रखना, रहना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो ब्रदरहुड के बाद रिलीजन मोरालिटी सिखाता है। रिलीजन का रोल होना चाहिए मोरालिटी सिखाने। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि रिलीजन जितने भी शुरू हुए हैं उनका मोटिव यही रहा होगा कि लोगों को मोरली करेक्ट रखें, लोगों को भटकने न दें, लोगों को इनडिसिप्लिन ना होने दें। परोपकार करोगे तो पुण्य मिलेगा, दूसरों को पीड़ा दोगे तो पाप होगा। कहते हैं ना अष्टादशे पुराणेषु व्यासस्य मूल्य वचनं द्वयम्, परोपकाराय पुण्य पाप अस्ति परपीड़नम। दो ही बात 18 पुराण में बेसिकली कही जा रही है कि दूसरों पे उपकार करना पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना पाप है। ये क्या है, मोरालिटी ही तो सिखा रही है। हर रिलीजन अपने अपने हिसाब से कोशिश कर रही है कि उस समय के अनुसार क्या मोरल हो वो बात बताएं। और यही इकबाल कह रहे हैं कि रिलीजन को, सोसाइटी में रिलीजन का रोल होना चाहिए, इक्वालिटी, जस्टिस, ब्रदरहुड और मोरालिटी स्थापित करें। अब ये अलग बात है कि आज हम लोग इक्वालिटी, जस्टिस, ब्रदरहुड और मोरालिटी चारों को रिलीजन की वजह से ही खत्म करते जा रहे हैं। लगभग हर रिलीजन ने यह बात बोली होगी ना कि अहंकार नहीं करना चाहिए, और हम सब ने रिलीजन का ही अहंकार कर लिया। तो ये बहुत ही खैर विडंबना की बात है। इकबाल पे लौटते हैं, इन्होंने रिलीजन को बताया कि ट्रू सेंस में वे ऑफ लाइफ रिलीजन है, रिलीजन के 4 रोल्स हैं, और स्पिरिचुअलिटी रिलीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्पिरिचुअलिटी क्या है कि अकॉर्डिंग, तो इन्होंने बताया spirituality is not about escaping from real world and running away from responsibility. बहुत हद तक आप देखोगे ओशो भी ये बात कहते हैं कि परिवार की जिम्मेदारी छोड़ करके कहीं पहाड़ों में बैठ जाना पाखंड है। अगर आप सन्यासी हो, वो आपके अंदर से आया तो बात अलग है, पर बहुत लोग जिम्मेदारियों से भागने के लिए बाबा बन जाते हैं, और आजकल तो बिजनेस के लिए बन जाते हैं। कोई पीर बन जाता है, मौलाना बन जाता है, कोई कथावाचक बन जाते हैं, व्यासपीठ खोल लेते हैं। तो इकबाल कहते हैं स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट escaping from the real world or running away from the responsibility. Spirituality is about knowing the God, the supreme. इन्होंने 3 कीज बताए, 3 कुंजी बताई है इसकी स्पिरिचुअलिटी की। आप स्पिरिचुअल कैसे हो सकते हो? नंबर 1 है प्रेयर एंड फेथ। आपको विश्वास होना चाहिए और आप नतमस्तक होने चाहिए विधाता के सामने, अल्लाह के सामने, ईश्वर के सामने। दूसरी है ऑनेस्टी। A dishonest person cannot be spiritual.
स्पिरिचुअलिटी हम्म, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑनेस्टी। honesty, अगर कोई ऑनेस्ट ही नहीं है तो क्या उसको भगवान मिलेंगे? उनको फिर डिसऑनेस्ट लोगों को तो फिर डिसऑनेस्ट लोग ही मिलेंगे, और भगवान तो डिसऑनेस्ट नहीं हो सकते। हम सब डिसऑनेस्ट हैं, इसलिए हमें दिख रहा है कि हम कैसे नेता मिले हैं। तो चाहे कितनी भी आप में भक्ति हो, कैसी भी आपकी भावना हो, इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट, इफ यू आर डिसऑनेस्ट, तो फिर तो स्पिरिचुअलिटी का आपसे दूर दूर तक कोई नाता नहीं। तो पहला इन्होंने बताया प्रेयर एंड फेथ। यू हैव टू प्रे, यू शुड बी ग्रेटफुल टू द सुप्रीम, द गॉड, भगवान ईश्वर। यू हैव टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टी। और तीसरा, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। अगर आप इंसानियत को नहीं मानते तो किसी भी धर्म को आप मानने के काबिल नहीं। आप आध्यात्मिक तभी हो जब आप इंसानियत में मानते हो। आध्यात्म, हाँ, यू कैन बी सेल्फलेसली सेल्फिश, हम्म, बट यू कैन नॉट बी इनह्यूमेन। हम्म, मैं अपना भला चाहता हूँ, ये ठीक है, मैं दूसरों का बुरा ना चाहूँ। हम्म, और लेट्स बी ऑनेस्ट, हम में से सब चाहता है कि हम अच्छा करें लाइफ। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये सोचता होगा कि यार बर्बाद कर देते जिंदगी को, हम्म, मस्त जिएंगे 60 साल और कुछ नहीं करेंगे। ऐसा तो कोई नहीं सोचता होगा। कम से कम ये तो सोचता होगा ना कि 60 साल जिएंगे मस्त और आराम से जिएंगे। अपना तो भला ही सोच रहा है ना। लेकिन इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। आप सोच रहे हैं भाई जिंदगी मिली है तो अच्छा ही जिएंगे ना, क्यों सोचेंगे कि यार एक आज निकलते हैं और सबको बोलेंगे कि हमको खूब चाबुक मारो। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए ना कि मस्त 60 साल आराम से जिएंगे और एकदम कार्तिकेय जैसे लोगों को जीने नहीं देंगे। ये फिर गड़बड़ वाली बात होगी। मस्त बहुत पैसा कमाएंगे, लूट लेंगे कल्याण मुखर्जी को, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ये तीन चीज उन्होंने बताई। इसके बाद उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया परफेक्ट बिलीवर का, जिसको कहते हैं मर्द ए मोमिन। मर्द यही ए मोमेंट। मोमिन, इसका मतलब होता है परफेक्ट बिलीवर। और यहाँ पहली बार इनके टॉपिक में आपको 4 नहीं 5 पॉइंट्स मिलेंगे। मर्द ए मोमिन में इन्होंने बोला है कि बिलीव मेक्स यू ब्रेव, वाइज, ऑनेस्ट, फियरलेस, स्पिरिचुअल। अगर आप में बिलीव है, अगर आप में विश्वास है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, तो ही आप ब्रेव बनोगे, तो ही आप वाइज हो पाओगे, तो ही आप ऑनेस्ट रह पाओगे। अगर आपका खुद पर भरोसा ही नहीं है तो आप ईमानदार बन ही नहीं सकते। आपको ऐसा लगेगा कि यार उसने मुझे 50 रुपए दिए, मैं नहीं बचा पाऊंगा, मैं खर्च कर दूंगा, फिर आप उड़ा दोगे उसके 50 रुपए। आपको ये समझना पड़ेगा कि आई शुड कीप हीज अमानत सिक्योर्ड। अगर आप में बिलीव है तो ही आप ब्रेव बनोगे। हम्म, अगर खुद पे विश्वास ही नहीं है तो क्या घंटे का बहादुर। फियरलेस और स्पिरिचुअल भी तभी बनोगे जब आप में बिलीव है, अगर आप खुद में और स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रख पाते हो। अ परफेक्ट बिलीवर कैन बिकम स्पिरिचुअल, ब्रेव, वाइज, ऑनेस्ट एंड फियरलेस पर्सन। और इसी परफेक्ट बिलीवर को कहते हैं मर्द ए मोमिन। और यहां पर एक इन्होंने फॉर्मूला दिया, सी सी, इंग्लिश अल्फाबेट सी। इन्होंने बोला यू हैव टू ब्रिंग करेज एंड कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास करेज है, कॉन्फिडेंस है, तो आपका फेथ स्ट्रांग होगा। और अगर आपका फेथ स्ट्रांग होगा तो आप में अच्छी लीडरशिप क्वालिटी आएगी। और एक इंसान में अच्छी लीडरशिप क्वालिटी आई तो ये जरूरी है कि उस इंसान को मोरली करेक्ट होना पड़ेगा। अगर लीडर ही मोरल नहीं होगा तो समाज बिल्कुल मोरली सही नहीं जाएगा। तो जब आप ये तीन चीज पा लेते हैं, करेज, कॉन्फिडेंस, फिर उसके बाद स्ट्रांग फेथ, उसके बाद लीडरशिप क्वालिटी, तो आपको मोरल वैल्यूज डेवलप करने पड़ेंगे। हम्म, And once you have developed the moral values, you are a good leader, you have a strong faith, courage, confidence. The fifth important pillar is self respect. ऐसा नहीं हो कि मैं बहुत सब चीज में तगड़ा हूं और हर जगह बेइज्जत होता हूं। फिर सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत जरूरी है। फिर जॉन एलिया कहते हैं ना, मैं जो हूं जॉन एलिया हूं जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिए। तो खैर उनका तो इसका बेहद लिहाज कीजिए, वो तो अलग ही परसोना था। इसके बाद इन्होंने जो आखिरी पॉइंट दिया
वो इन्होंने बताया कि इंडिविजुअलिज्म बहुत जरूरी है, सोसाइटी इंडिविजुअल से बनती है, हर इंसान को इंडिविजुअली अच्छा होना पड़ेगा एक अच्छा समाज निर्माण करने। मैं यहाँ पर आकर बहुत ज्ञान दे रहा हूँ कि चाय की दुकान पे बैठ गए, अखबार ले लिया और अरे यार कल फिर ट्रेन के नीचे एक बच्चा आके मर गया, यार ये बाल मजदूरी एकदम बंद होनी चाहिए, एकदम समाज बहुत गलत रास्ते में जा रहा है। छोटू चाय बनाओ। छोटू खुद स्कूल नहीं जा रहा है, पापा के साथ चाय बेच रहा है, वडनगर में नहीं। तो सोसाइटी इंडिविजुअल से बनती है। और आखिरी इन्होंने बताया इंडिविजुअलिज्म तभी बेटर होगी जब आप क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और रैशनैलिटी की तरफ जाए। यू हैव टू बी क्रिएटिव। कुछ देखा कि कचरे का ढेर है तो हम थोड़ा उसमें पत्ते पत्ते फेंके हैं तो हम लगा कि क्राफ्ट कुछ उससे बनाया जा सकता है। हम में कॉन्फिडेंस हो कि 50 लोग हैं आसपास तो भी कूड़ेदान के बाहर कचरा पड़ा है तो हम उठा के फेंक दे, कम से कम इतने जिम्मेदार तो बने। हमें शर्म आने लगती है। एंड वी शुड थिंक रैशनल, वी शुड बी रैशनल, रैशनैलिटी होनी जरूरी है। ये तीनों रोड टू गुड सोसाइटी के लिए इंडिविजुअल को लीड करती है। और इन तीनों तक पहुंचने का एक ही तरीका है, और ये इस फिलोसफी जो चैप्टर है फिलोसफी का, इसके आखिरी पॉइंट में मैं ऐड कर रहा हूँ कि इकबाल भी मेरी बात से सहमत है, क्योंकि मैंने ये बात अपने पेज पे भी डाली। इन तीनों तक पहुंचने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और अभी आप लोग भी इससे सहमत हो जाएंगे, दैट इज एडुकेशन। एंड certainly all of us failed to bring proper education. We failed to deliver education properly. We are not educated enough to give education. अगर हम एडुकेटेड होते, अगर हम रैशनली करेक्ट होते, तो नीट का पेपर लीक नहीं होता, हर साल एसएससी के पेपर्स में धांधली नहीं होती। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, हर जगह जो छोटे छोटे करप्शन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं नहीं इसलिए हो होते रहे हैं कि पीपल आर नॉट एडुकेटेड इनफ टू अंडरस्टैंड कि हमें इंडिविजुअली सही होकर के एक बढ़िया सोसाइटी बनाना। विद दैट आई वांट कंक्लूड माय सेशन, आई वांट टू रेस्ट माय केस। आखिर में इकबाल साहब का ही एक शेर बोल देता हूं, जो इंडियंस के लिए भी है और जो एजुकेशन के लिए भी है। जो एजुकेटेड होते हैं ना, कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा है दोस्त हमारा। थैंक यू। जय श्री राम, जय हिंद। आई शुड कंक्लूड।